धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दरोगा जो 14 फरवरी को जिसका डेट अनाउंस कर दिया गया है विभाग के द्वारा और उसकी पीटी एग्ज़ाम होने जा रही है, उसका 50 सवालों का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला सवाल ये है कि बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया है। बाल मित्र थाना खोला गया है और ये थाना चूँकि पुलिस विभाग से ही संबंधित है तो हो सकता है कि इससे एग्जाम में सवाल आ जाए। ये थाना बाल मित्र से ही संबंधित होगा। ये थाना बाल मित्र से ही संबंधित है। बाल मित्र थाना ये जो खोला गया है ये यूनिसेफ की मदद से पूर्णिया जिला में बिहार का पहला बाल मित्र थाना खोले गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया। इसकी जो मदद की गई है इसको खोलने में ये यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्णिया। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सवाल कर रहा है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये ब्लैकिंग हो रहा है, बंद रोकिए तो उसको, ब्लैक ही आ रहा था। सवाल है कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य में शुरू किए गए हैं। तो भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय में दुगुना आमदनी के लिए काफ़ी कार्यरत है और उसी पहल में पहली बार हरियाणा सरकार द्वारा ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है कि जिनके पास एक गाय या दो गाय या फिर भैंस है काफ़ी ज़्यादा में है तो इसमें बिना गारंटी के सरकार 1.60 लाख रुपया तक की ऋण प्रदान करेगी। अगर एक गाय है तो 40,000, दो गाय है तो 80,000, भैंस है तो 60,000 की बिना गारंटी की आपको ऋण दी जाएगी। तो इसका आंसर होगा हरियाणा सरकार द्वारा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल है कि किस राज्य द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। तो अरुंधति स्वर्ण योजना वो योजना है जिसमें 18 वर्ष की कोई भी लड़की अगर वो 10वीं पास कर गई है और उसने अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाया है तो यह योजना के तहत असम सरकार के द्वारा उसे 10 ग्राम सोना उपहार में दिया जाएगा। इस योजना को असम सरकार ने लागू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम सरकार के तरफ से अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि किस राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है। कृषि क्रमण पुरस्कार जनवरी 2020 में, तो ये हमारा राज्य है बिहार। बिहार को कृषि क्रमण पुरस्कार 2020 में दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत देश का वह कौन सा पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। सवाल है ISO प्रमाण पत्र। आखिर ये ISO प्रमाण पत्र होता क्या है? तो ISO प्रमाण पत्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड
तो ये प्रमाण पत्र गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है, गुवाहाटी रेलवे जंक्शन को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। आपको मैं बता दूं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी ही है, जिसे 2018 में यह प्रमाण पत्र मिला था। अगर सवाल आपसे पूछ दे कि भारत का वह कौन सा ऐसा जंक्शन है जिसे सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जा रही है, तो वह जंक्शन है गुवाहाटी रेलवे जंक्शन। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ISO प्रमाण पत्र क्यों इसको मिला? क्योंकि यह हरित न्यायाधिकरण के तहत, इसके तहत जो भी सुविधा है, यो सभी सुविधा अन्य जंक्शनों से, स्टेशनों से काफ़ी बेहतर है, इसीलिए इसे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल यह है कि बिहार सरकार ने किस अस्पताल में स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है? स्किन बैंक होता क्या है? देखिए, जो कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं तो अगर उस व्यक्ति के फैमिली वाले लोग या अगर वह व्यक्ति अपने जीवित अवस्था में अपने शरीर का स्किन दान करना चाहता है तो वह शरीर का स्किन दान कर सकता है। इससे क्या होगा? तो इससे ये फायदा होंगे कि मान लिया जाए कि किसी महिला को या किसी पुरुष किसी कारणवश जल गए हैं, तो उस जले हुए जगह पर उस मरे हुए व्यक्ति की स्किन को लगाया जा सकता है, यानी कि स्किन ट्रांसप्लांट करने की सुविधा हमारे बिहार सरकार ने पटना PMCH में यह सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा PMCH पटना, जो बिहार का पहला अस्पताल होगा जिसमें स्किन बैंक की स्थापना की जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के मध्य, सवाल कर रहा है कि भारत और अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला वज्र प्रहार कौन सा अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के मध्य जो संचालित होते हैं वज्र प्रहार, वह नौसेना के तहत अभ्यास है, जो दोनों देशों की नौसेना आपस में वज्र प्रहार का अभ्यास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नौसेना। चलेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल है कि किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति, किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति 6 अभी भारत और श्रीलंका के बीच हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच एक सैन्य अभ्यास सलाइनेक्स भी आयोजित किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। चलेंगे अगले सवाल की ओर। किस देश के न्यायालय द्वारा हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? सवाल यह कह रहा है कि न्यायालय द्वारा किसे तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो अभी तुरंत वर्तमान में, चूँकि हिंदी तो हमारे देश की मातृभाषा है जो हमारे देश और नेपाल में बोली जाती है, तो इस चीज़ को देखेंगे कि अबू धाबी ने अपने न्यायालय में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। चलेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल है कि द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? द एनीवेयर स्कूल मतलब जहाँ भी जाए वहाँ स्कूल। तो अभी हमारा पूरा विश्व लगभग 1 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है। इस कोरोना महामारी में हमारा सब कुछ बंद हो गया, हम घर से भी नहीं निकल सकते थे। तो उस स्थिति में गूगल ने यह पहल की शुरुआत की थी कि द एनीवेयर स्कूल नाम के ऐप को संचालित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल के द्वारा यह ऐप लागू किए गए हैं, जारी किए गए हैं, द एनीवेयर स्कूल। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर।
भारत जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए सवाल है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व जो निकालते हैं वो निकालते हैं जनसंख्या घनत्व इक्वल टू राज्य की टोटल जनसंख्या बटे राज्य का क्षेत्रफल। यही जनसंख्या घनत्व निकालने की परिभाषा है या फॉर्मूला है। तो इस तहत वैसे तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है, बिहार इसका 1106 है। अब हम इसको निकाल कर देखते हैं। बिहार की जो जनसंख्या है वो 10, 40, 99, 452 बटे 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1106 और वही हमारे राज्य का जनसंख्या घनत्व है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? सवाल ये पूछ रहा है कि किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा गिरनार पहाड़ी पर। ये गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे चाय बागान नहीं है। कानन खेन जो है ये केरल में है और यहाँ पे 1870 से चाय की खेती की जाती है। 1870 से चाय की खेती की जाती है। नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। नीलगिरी पश्चिमी घाट की पहाड़ी है और दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में है जहां उच्च कोटि की चाय प्राप्त, पश्चिम बंगाल जहां सर्वोच्च कोटि के चाय प्राप्त किए जाते हैं। गिरनार ये गुजरात में पड़ता है और इस पर आप देखेंगे कि चाय के बागान ये नहीं है। भारत के इतिहास में गिरनार एक नाम से और जाना जाता है कि रुद्रदामन एक शक राजा था, उसने गिरनार अभिलेख है, उसी का गिरनार अभिलेख है जो रुद्रदामन, वो शक राजा था और वह अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख ये एक ही नाम है, गिरनार बोलिए तब या जूनागढ़ बोलिए तो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात कपास, हमारे सिंधु सभ्यता में भी कपास पाए जाते थे मोहनजोदारो से, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार
डिगबोई असम में है। डिगबोई असम में भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है। जब 19वीं सदी जब लास्ट कर रहा था तो यहाँ पे तेल के खनन मिले थे, तेल का भंडार मिला था। आप इस बात को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असम डिगबोई में ही एशिया का प्रथम रिफाइनरी भी स्थापित की गई थी। तो एशिया का प्रथम 1901 में एशिया का प्रथम रिफाइनरी स्थापित किया गया था। असम डिगबोई में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो आम की एकमात्र प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में उपजाई जाती है और वो प्रजाति है सफ़ेदा का, जो सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है। बिहार का भागलपुर का जर्दालू आम, जर्दालू ये जो लिखा हुआ है यहाँ होना चाहिए जर्दालू, इसे जीआई टैग प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा सफ़ेदा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। सवाल यह है कि बिहार के जिलों का, वैसे तो आप देखेंगे कि पूरे देश में अगर किस राज्य का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा है तो उसका आंसर होगा बिहार, 1106। अब इस बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सही अवरोही क्रम में दर्शाता है। अवरोही क्रम मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो मेरे बिहार में जो शिवहर जिला है, शिवहर, यहाँ शिवहर, उसका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें तो शिवहर है ही नहीं, तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। सिवान शरण ये भी ख़त्म, जिसमें शिवहर है ही नहीं वो ख़त्म। शिवहर इसी में है, तो इसका आंसर होगा डी, शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। तो बिहार के वह शिवहर जिला जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र। सवाल है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है। तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्चलाइट, द सर्चलाइट। अगर सवाल पूछे कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है तो सर्चलाइट। अगर सवाल ये पूछे कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन सा है तो द बिहार हेराल्ड। प्रथम साप्ताहिक दैनिक पत्र अंग्रेजी। अगर सवाल अगर ये पूछ दे कि बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है तो सर्वहितैषी, प्रथम हिंदी साप्ताहिक, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र वो कौन है, सर्वहितैषी। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र तो बिहार बंधु, प्रथम हिंदी
साप्ताहिक पत्र, तो वो कौन होगा? बिहार बंधु। आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र, तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र द सर्चलाइट। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक दैनिक पत्र तो द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी। अब बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु। इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। अगर सवाल ये पूछ दे कि बिहार का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जो सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहा, तो वो आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिन्हा। मतलब वैसा मुख्यमंत्री जो सबसे कम दिनों तक यानी कि सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। और श्री कृष्ण सिंह बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री। अगर सवाल पूछ दे कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रामदयालु सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो राजीव प्रसाद। तो इसको आप नोट कर लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करिए। अभी बीपीएससी 66वीं बीपीएससी ने ये सवाल रखा था, जो अभी 27/12 को एग्जाम हुए हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। 66वीं बीपीएससी का ये सवाल है। कॉमन सवाल 2-4 बीपीएससी के एग्ज़ाम में रहते हैं, जो हल्के तो दिखते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन के कारण गलत हो जाते हैं। चले अगले सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल ये है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था। बुद्ध चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र वैसी पुस्तक है जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। इस बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। तो इसके जो लेखक थे वो अश्वघोष थे। अश्वघोष ये कनिष्क का राजकवि है। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहते हैं। आगे चलेंगे। नागसेन ने मिलिंद पन्हों की रचना की थी। मिलिंद पन्हों नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? नागसेन ने। इसमें क्या मिलता है? इसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो भी वार्तालाप हुए थे उसका वर्णन इस पुस्तक में मिलता है, मिलिंद पन्हों पुस्तक में। आगे ये जो नागार्जुन है, तो नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। इसे भारत का आइंस्टीन भी बोलते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन।
भारत का आइंस्टीन। भी कहा जाता है। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी। महाविभाषा सूत्र की रचना की थी। इसे बौद्धों का विश्वकोश, इस पुस्तक को, महाविभाषा सूत्र पुस्तक को बौद्धों का विश्वकोश भी कहते हैं। बौद्धों का विश्वकोश। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। यहाँ तलाबेसा होगा अश्वघोष। तो अश्वघोष कौन था? तो कनिष्क का राज कवि था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इस पुस्तक को बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। उसके बाद नागसेन ने मिलिंद पन्हो पुस्तक की रचना की थी, जिसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो भी वार्तालाप हुए थे उसका वर्णन मिलता है किसमें? मिलिंद पन्हो में। अब नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी बोलते हैं। और वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्धों का विश्वकोश कहते हैं। देखिए ये दोनों नाम में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, माध्यमिक सूत्र और महाविभाषा सूत्र। तो इसे समझने के लिए या इसे याद रखने के लिए आप इसमें एक कॉमन चीज़ क्या निकाल देंगे कि यह महाविभाष सूत्र है, यह माध्यमिक सूत्र है। तो महाविभाष सूत्र वह है इसमें, तो वह से वसुमित्र। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी। तो इसको आप कंफ्यूज ना करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल 20 नंबर सवाल है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह, 1666 ईस्वी गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु, और इन्हीं का जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। लगभग 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में। ये बहुत ही आसान सवाल है। नवादा में ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। वह डेट था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब भारत आए थे, तो इसी डेट को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। इस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। शहीद दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। 9 जनवरी प्रवासी दिवस। 8 मार्च महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए कभी कभी एग्जाम में 2 ऑप्शन
होने के कारण शहीद दिवस में कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर आपसे सवाल पूछे कि शहीद दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है और ऑप्शन में 23 मार्च होते हैं तो बच्चे मार देते हैं 23 मार्च, जो कि गलत है। 23 मार्च के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा मिली थी, लेकिन उनके डेट पर शहीद दिवस नहीं मनाया जाता है। सभी शहीद दिवस गांधी जी को जिस दिन नाथूराम गोडसे ने मारा था गोली 30 जनवरी को, उस डेट को शहीद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसीलिए इस सवाल में कंफ्यूज नहीं करेंगे, 30 जनवरी ही शहीद दिवस होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चौधरी चरण सिंह से संबंधित है, चौधरी चरण सिंह से संबंधित है चूँकि ये किसानों के अग्रदूत थे और ये इन्हीं के नाम पर, मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो 23 दिसंबर को, तो इनसे जो संबंधित है वो किसान घाट है। अभय घाट मोरारजी देसाई, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, समता स्थल जगजीवन राम, जगजीवन राम, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, और अभय घाट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 24 नंबर सवाल है, बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं, तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह जाने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति। श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, बिहार केसरी। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, लोकनायक। ये भी सवाल, ये जो सवाल है ये 66वीं बीपीएससी प्री का सवाल है, पीटी का, जो 27/12 को हुए थे, कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तो इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य। तो ये लोकनायक और लोकमान्य में कंफ्यूज मत होइएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में तो पहले ऑप्शन लग रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले, बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को नवाजा जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत का ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का जीतने वाले जी शंकर कुरुप थे, जिन्हें मलयालम में मिला था। उसके बाद हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले सुमित्रा नंदन पंत थे। उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले फिराक गोरखपुरी थे। और पहली जो महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था वो आशापूर्णा देवी थी। अभी अंग्रेजी का पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला है। तो ये सभी लेक्चर को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में जब आपका गुर्दे खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगा, तो शरीर में खून की शुद्धिकरण के लिए आपको डायलिसिस करवाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा शरीर के रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डायलिसिस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह हो जाते हैं? तो मधुमेह बीमारी वैसी बीमारी है जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो मधुमेह बीमारी होने की आशंका होती है। अब उस रक्त के में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। अगर इंसुलिन शरीर के अंदर अग्नाशय में नहीं बनेंगे तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिस कारण हमें डायबिटीज़ नामक बीमारी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होते हैं? तो मधुमेह होते हैं इंसुलिन की कमी से। ये बनता कहाँ है? तो अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल में ये इंसुलिन बनते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। एड्स विषाणु के द्वारा होते हैं। बहुत ही हल्का सवाल है। विषाणु की खोज इवान विस्की ने किया था 1892 में। विषाणु की खोज 1892 में इवान विस्की द्वारा की गई थी। विषाणु से पोलियो भी हो सकता है, चेचक भी हो सकते हैं, छोटी माता जो गांव घर में ये जो कॉमन बीमारी है, छोटी माता बड़ी माता का होना, ये सभी बीमारी विषाणु के द्वारा ही होते हैं। तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ये भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? तो एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए करवाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। यह एक दर्द निवारक गोली मतलब दर्द निवारक है जो प्राप्त की जाती है पेड़ से। विल्लो की छाल से एस्पिरिन मिलता है। लिखेंगे विल्लो, विल्लो नामक पेड़ की छाल से, विल्लो नामक पेड़ की छाल से एस्पिरिन पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की जब भी खेती होगी तो नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में गेहूं को ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अब पेड़ में खाना तैयार होगा और पेड़ के सभी भागों तक खाना को पहुंचाया जाएगा। तो पेड़ के सभी भागों तक खाना को पहुंचाने की प्रक्रिया फ्लोएम के माध्यम से होती है और पानी पहुंचाने की प्रक्रिया जाइलम के माध्यम से होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। जाइलम से पानी पहुंचता है फ्लोएम।
से खाना पहुंचता है। अगर एक लाइन में समझाया जाए कि पेड़ के सभी भागों तक पानी पहुंचाने वाले पाइप को जाइलम कहते हैं तथा भोजन पहुंचाने वाले पाइप को फ्लोएम कहते हैं। अगले सवालों की ओर चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में बच्चों को। बच्चे इसमें जीवन चक्र की दृष्टि को देखते हैं सवाल की जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसमें बच्चे जड़ मार देते हैं, जबकि जीवन चक्र की दृष्टि से जड़ का कोई महत्व ही नहीं है। जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पेड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पुष्प। पुष्प के अंदर ही भ्रूण विकसित होते हैं और वही भ्रूण बीज बनता है जो बाद में पौधे का रूप लेता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है, इसका आंसर हो जाएगा सिकोया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ओहो, ताना काठ आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? मतलब कि ताना काट कर किसे प्रवर्धन के रूप में लाया जाता है? तो आप देखेंगे कि ये जो आंसर होगा इसका वो होगा गन्ना, ऑप्शन बी गन्ना। तना काटकर गन्ना को प्रवर्धन के रूप में लाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है जो इंडोनेशिया, इसका आंसर हो जाएगा रेफलेसिया। यह पाया कहाँ जाता है? इंडोनेशिया के वर्षा वन में रेफलेसिया पुष्प पाए जाते हैं। इस फूल का मतलब पुष्प का रेफलेसिया का वजन 10 केजी का होता है, 10 केजी का, और ये लगभग 100 सेंटीमीटर बड़ा होता है। यानी एक फूल 100 सेंटीमीटर बड़ा, वजन कितना? 10 केजी का। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। चलिए 37 नंबर सवाल है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? सवाल है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जब खाना की खोज में निकलते हैं तो वे विभिन्न मुद्राओं का नृत्य करते हुए खाना की खोज के लिए निकलते हैं और उस खाना तक अपने सभी सदस्यों को पहुंचाने के लिए ये नृत्य करते हैं। इसमें बच्चे नृत्य मार देते हैं कि इसका आंसर नृत्य हो जाएगा, लेकिन जो नृत्य मधुमक्खी के द्वारा की जाती है वो खाना के संदेश को पहुंचाने के लिए, कि मतलब अपने सभी सदस्यों को ये बताया जाए कि हमारे लिए जो भोजन है वहाँ पे सही और सटीक जगह है जहाँ पे हमारे लिए भोजन है, तो वो नृत्य के माध्यम से भोजन तक पहुंचती है। लेकिन जब उस कॉलोनी के सदस्य की पहचान की जाएगी तो उसका आंसर हो जाएगा गंध से। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि ये एक मधुमक्खी है और ये एक मधुमक्खी है जो डाल पर है, तो अब इस मधुमक्खी में जो भी मधुमक्खी है इसमें तो ये भी निकलेगी, ये भी निकलेगी। तो जब ये इस कॉलोनी मतलब कॉलोनी एक कॉलोनी बी, तो इस कॉलोनी के मधुमक्खी इस कॉलोनी में ना चला जाए या इस कॉलोनी का मधुमक्खी इसमें ना चला जाए, मान लिया कि कबीला है, इस कबीला के सदस्य उस कबीला में ना जाए और उस कबीला का सदस्य इस कबीला में ना आए, तो उसके लिए इस कबीले के
प्रत्येक मधुमक्खी अपने सदस्य को गंध के माध्यम से पहचानेगी, और जबकि भोजन के रास्ते को दिखाने के लिए यह मधुमक्खी नृत्य करेगी। तो भोजन तक पहुंचने के लिए मधुमक्खी नृत्य कर रही है, जबकि अपने सदस्यों को पहुंचाने के लिए इसके गंध हैं, जिस गंध के माध्यम से मधुमक्खी अपने एक कॉलोनी के सदस्य को दूसरे कॉलोनी के सदस्य से जानते हैं, पहचानते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि विटामिन जो वैसे विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं, तो खट्टा फल जो भी होगा उसमें विटामिन सी, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फ्लिक्किनोन। ये इसके रासायनिक नाम हैं, यानी कि विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फ्लेक्किनोन। तो जो खट्टे फलों में पाए जाने वाले विटामिन है वो विटामिन सी है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये भी सवाल आपसे बार बार कभी भी पूछ सकता है कि वो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन एडेक EDE के, मैं लिख देता हूँ, जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ADE के। जल में घुलनशील विटामिन बी सी, वसा में घुलनशील विटामिन एडेक EDE के। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, अभी तुरंत बताया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो सेल, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, और कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अगर पूछे कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक, और सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने यह सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने सिद्धांत दिया था। तो कोशिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो जीव द्रव पाए जाते हैं। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किया था, जीव द्रव, और इस जीव द्रव में लगभग 80% जल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल, इसका आंसर हो जाएगा जल, यानी 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, यह सवाल पूछ रहा है राज्यसभा के अकॉर्डिंग में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत वैसे व्यक्ति
जो समाज, साहित्य, विज्ञान, कला, खेल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रखे हैं, उनमें से 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकता है। ये व्यक्ति को जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति जब महाभियोग लगेंगे राष्ट्रपति पर तब उसमें ये मत दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये व्यक्ति मत नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं, का नाम विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक। तो विक्रमशिला भागलपुर में है और यह विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल विक्रमशिला के संस्थापक हैं। धर्मपाल के पिताजी जो गोपाल थे, गोपाल, इन्होंने अदोंतपुरी विश्वविद्यालय अदोंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था बिहार शरीफ में। इस अदोंतपुरी विश्वविद्यालय को 1197 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल, अदोंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल, तो वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय राज्य सूची का है। पंचायती राज विषय राज्य सूची का है। देखिए, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कानून बनाने के लिए सभी विषयों को बांटा गया है, जिसमें समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची आते हैं। तो वैसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कानून बनाती है उसे समवर्ती सूची कहा जाता है, जिसमें लगभग 47 विषय हैं। राज्य सूची में जिस पर सिर्फ राज्य के गवर्नमेंट का अधिकार है सरकार बनाने का, लेकिन विकट परिस्थिति में संसद भी उस पर कानून बना सकती है, तो वैसे विषय राज्य सूची में आते हैं। लगभग 66 के करीब में यह विषय है। तो वहीं केंद्र सूची में या संघीय सूची में लगभग 100 के करीब विषय हैं जिस पर सिर्फ केंद्र के सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। ये भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ये सवाल को पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला अगर अध्यक्ष पूछ रहा है तो वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये 1925 में बनी। अगर यही भारतीय नहीं रहता, ये नहीं रहते, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ये 1917 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर सवाल पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। अगर सवाल पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी जो है ये यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि संविधान की प्रस्तावना में क्रम को दिखाना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसके लिए प्रस्तावना याद होना चाहिए और फुल्ली याद होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना से काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी यूपीएससी में सवाल पूछते हैं। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को अपनी संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको मिलाना है। प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द आ रहे हैं, तो इस ए ऑप्शन में गणतंत्र दिया हुआ है, तो ये पहले कट जाएगा, ये नहीं होंगे, ये कट गया। चलिए फिर आगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो समाजवादी के बाद इसमें जनवादी आ गया, तो ये भी कट जाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, इसमें जनवादी पहले आ गया, तो ये भी कट गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक यानी जनवादी गणतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये 3 कट गए तो चौथा ऐसे ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या 84 है जो रिजर्व है। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 331 जो है वो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को मनोनीत की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। लेकिन इस एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति अब खत्म हो गई है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन हुए हैं, जिसके तहत अब एंग्लो इंडियन की मनोनीत करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति दो व्यक्ति को एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे। अब ये एंग्लो इंडियन है कौन? तो हमारे देश में बहुत सारे विदेशी, मध्यकालीन भारत में जैसे देखेंगे आप 17 मई 1498 को पुर्तगाली आएगा, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, 1604 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। तो इन सभी कंपनियों के द्वारा आज़ादी के बाद भी अगर इनके जो लोग भारत में बस गए या भारत की महिला से शादी करके यहीं रह गए, वही व्यक्ति एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो अब इस एंग्लो इंडियन का भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना लोकसभा में, तो उसी को मनोनीत किया जाता था भारत के संविधान के आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति दो व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुए और उसके तहत यह प्रावधान खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 332 जो है ये राज्य विधानसभा में राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण का प्रावधान करता है।
तो वहीं अनुच्छेद 333 राज्य विधान सभा में एक व्यक्ति एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, उसका प्रावधान करता है। तो इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 330। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का जो निर्देशन है वो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के संगठन या ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। ये डीपीएसपी में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद जो 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय पांच रिट जारी करती है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था का वर्णन करता है। कृषि एवं पशुपालन, तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। शांति की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है? तो डेमोग्राफिक डिवाइस, जब जनसंख्या पहले बढ़ जाती थी घट जाती थी तो उस बीच में एक वर्ष को डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से दर्ज किया गया और उसका आंसर हो जाएगा 1921। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भारतीय कांग्रेस ने तो एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बाकी प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। तो ये हमको लगता है कि ये जो है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। भाग लिया था, भाग लिया, सवाल होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये जो हुआ था प्रथम, ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 24 दिसंबर 1931 तक के बीच हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 1 दिसंबर 1932 के बीच हुए थे। तो इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
कांग्रेस ने भाग लिया था। SS राजपूताना जहाज से महात्मा गांधी गए थे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर है? अगर सवाल यही पूछ दे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज में भाग लिया। ये है। चलिए अगले लास्ट सवाल 50वां सवाल है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान की कदाचार की स्थिति में महाभियोग चलाने की व्यवस्था की गई है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा और उस सूचना में लगभग उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। और जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा उस सदन के द्वारा जब 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद जब महाभियोग दूसरे सदन में भेजा जाएगा तो दूसरा सदन इस महाभियोग की जांच करेगा और उस दूसरे सदन द्वारा भी महाभियोग 2/3 यानी 2/3 सदस्य के द्वारा पारित कर दिया जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। तो ये चलेगा संसद के द्वारा, संसद के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा संसद। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो हुए थे वो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। तो इसमें असहयोग करना था गांधी जी को। तो इस असहयोग आंदोलन के दरमियान ही गोरखपुर जिले में एक घटना घट गई जो काफ़ी आक्रामक घटना घटी। वो घटी 5 फरवरी 1922 को। ये घटना थी चौरा कांड। इसमें क्या हुआ था कि किसानों का एक जुलूस जा रहा था और उस किसानों के जुलूस पर पुलिस ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद किसानों उग्र हो गए और उन किसानों ने उन सभी पुलिसकर्मियों को उनके थाने में आग लगा दी, जिसमें दरोगा सहित 22 लोग जलकर मर गए। इसी घटना को लेकर के महात्मा गांधी स्टेटमेंट देंगे कि हमसे हिमालय जैसी भूल हो गई, मतलब कि इतनी बड़ी भूल हुई जो हिमालय जैसी है। इसी घटना के बाद लगभग 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 6 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये चौरी चौरा होगा जिसका डेट है 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी 5 फरवरी 1922। खेरा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। नागपुर सत्याग्रह हुआ था 1923 में। इसमें झंडा फहराने को लेकर के सत्याग्रह किया था लोगों ने। राजकोट सत्याग्रह हुआ था 1939 में। चलिए इसको नोट कर लेंगे।
तो आज 51 सवालों का हमारा यह सेशन रहा। फिर कल हम इसी तरह 51 सवालों का फिर से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप बने रहें और वीडियो से लाभ उठाएं। धन्यवाद।